y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी वो पॉइंट होता है जहां से आपका ग्राफ शुरू होता है। तो आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, जीरो से, तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। अब इसके लिए इक्वेशन बनाओगे तो y एक्सिस की जगह कौन है, v है, तो y एक्सिस की जगह है v। आप a बराबर dv बाई dt लगा करके सॉल्व नहीं कर सकते, ईशा गलत है, एक सही दूसरा गलत है। आप dv बाई dt लगा के सॉल्व नहीं कर सकते इसको, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ दे ही नहीं रखा है। जब वेग और x के बीच में संबंध दे रखा है तो वेग और x के बीच का फॉर्मूला लगाओ। vt ग्राफ का स्लोप हमको त्वरण देता है और vt ग्राफ का क्षेत्रफल हमको दूरी और विस्थापन दोनों दे सकता है। अगर दूरी चाहिए तो साइन के साथ मत जोड़ो और विस्थापन चाहिए तो साइन के साथ जोड़ दो। याद है सारी कहानी आपको? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स से इस ग्राफ का एरिया कैसे देखते हैं? सर मतलब कि y में कोई फंक्शन है तो x के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे तो इसका ग्राफ निकल जाएगा। ये रहेगा जनरल फॉर्म में। अगर जनरल फॉर्म में देखें तो y dx रहेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई भी एरिया आ रहा है, देखो मैंने आपको बताया भी था ना, जैसे ये कोई ग्राफ है। अब क्या है, आप एक छोटा सा स्ट्रिप काट लीजिए इस टाइप का। इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए ये छोटा सा dx हो गया, ये y ऑलमोस्ट सेम है, तो इस छोटी सी स्ट्रिप का क्षेत्रफल कितना हुआ, y dx। पूरा क्षेत्रफल चाहिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो फील कर सकते हैं, जो बायो वाले बच्चे हैं वो बेसिकली बस दिमाग में रख लेंगे कि y dx का इंटीग्रेशन हमको एरिया देने वाला है। अच्छा, व्हाट अबाउट स्लोप? dy अपॉन dx। हाँ, स्लोप रहेगा dy बाय अपॉन dx। चलिए अब सब कुछ म्यूट कर लीजिए। अब सब कुछ आपको इसके हिसाब से सोचना है ना, सब कुछ आपको इसके हिसाब से सोचना है। लेट्स स्टार्ट। अगर हम इंटीग्रेशन करें एटी ग्राफ का, मतलब ए और टी के बीच की ग्राफ का इंटीग्रेशन करें, तो एटी ग्राफ का इंटीग्रेशन हमको क्या देता है, ये होगा एटी ग्राफ का क्षेत्रफल, ये होगा एटी ग्राफ का क्षेत्रफल, और ये आपको क्या देगा, वेग में परिवर्तन। ये आपको देगा वेग में परिवर्तन, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, ऐसा आप बोल सकते हो। सही है। तो अगर आपको a से v तक जाना है तो आप किसका सहारा ले रहे हैं, इंटीग्रेशन का सहारा ले रहे हैं, राइट। ऐसे ही v dt अपन करें, v dt का इंटीग्रेशन, तो ये क्या होगा, ये होगा vt ग्राफ का क्षेत्रफल, vt ग्राफ का क्षेत्रफल, और vt ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा, स्थिति में परिवर्तन। और आपको पता होगा स्थिति में परिवर्तन मतलब उसको अपन कैसे लिख पाएंगे, xf माइनस xi, और स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, विस्थापन। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपको क्या देता है, विस्थापन देता है। यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं। अब एक बात बताओ, ds अपॉन dt को आप कैसे पढ़ेंगे, ds अपॉन dt किसके बराबर होगा, सोचिए। ds अपॉन dt जो है, डेफिनेट सी बात है, वो आपके st ग्राफ का स्लोप होगा। ये होगा st ग्राफ का स्लोप, और ये किसके बराबर होगा, मतलब मैं इसको ज्यादा बेटर होगा कि ऐसे लिखूं, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके वेग के। और dv बाई dt क्या होगा, ये a होगा, मतलब ये 80 ग्राफ का स्लोप होगा, पूरा लिखें तो, सॉरी, ये vt ग्राफ का स्लोप होगा, और ये किसके बराबर होगा, ये त्वरण के बराबर होगा, a के बराबर होगा। ऐसे हम बोल सकते हैं। आप स्लोप को चाहें तो प्रवणता भी लिख सकते हैं, या फिर झुकाव भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो जब आप st ग्राफ के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे
तो आप यहां पहुंचेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 80 ग्राफ पे पहुंचेंगे। इस तरह से आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं। आप पूरा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ds बाई डी टी आप बी पे पहुंच जाएंगे, dv बाई डी टी आप ए पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स का मतलब यही तो होता है y में परिवर्तन x के सापेक्ष, ऐसे। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का है ना? रिवाइज हो गया? लिख लो फटाफट से, फिर ग्राफ पढ़ना और बनाना शुरू करते हैं, फिर एक एक करके सभी ग्राफ्स को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। वॉइस का इशू आ रहा था? हाँ, आज थोड़ा इशू आ ही रहा है, नेट वॉइस पता नहीं क्या क्या। खैर छोड़ो, मैं ही कह रहा हूँ, मैंने ये ऐसा एक ग्राफ बना के दिया है आपको। ये जो मैंने ग्राफ बना के दिया है, इस ग्राफ से हमको 80 ग्राफ भी बनाना है, प्लस हमें इस ग्राफ को एनालाइज भी करना है। एनालाइज का मतलब इसमें क्या क्या है, कौन सी स्थिति के लिए है, ये किस वस्तु का ग्राफ हो सकता है, ये किस गति का ग्राफ हो सकता है, ये सब सोचना है। शुरू करते हैं भाई। इसको देख के मेरे को लग रहा है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बेस्ट इक्वेशन तो कुछ होती नहीं है, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से सेट होगा। करते हैं। एक बात बताओ, इस ग्राफ का स्लोप आप कैसे लिख सकते हो? अगर ये एंगल थीटा है तो इस ग्राफ के स्लोप को आप कैसे लिखेंगे? स्लोप को आप मान लेते हैं कि इसका जो स्लोप है उसको आप k बोल रहे हो, है ना? चलेगा? कैसे लिखोगे? tan थीटा लिखने वाले हो, या आप ऐसा करो पहले स्लोप लिख लो, tan थीटा लिखने वाले हो। क्या इस ग्राफ का स्लोप बदल रहा है क्या? क्या इस ग्राफ का स्लोप चेंज हो रहा है क्या? चेक करो, क्या इस ग्राफ का स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है क्या टाइम के साथ? इस पॉइंट पे एंगल थीटा है तो स्लोप कितना है? tan थीटा। आप इस पॉइंट पे चेक करो, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। स्लोप वापस से क्या है? tan थीटा, चेंज नहीं हो रहा। आप थोड़ा और आगे चेक करो, यहां चेक करो, इस पॉइंट पे स्लोप कितना है? tan थीटा, चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो इसको अपन k बोल सकते हैं। मतलब ये इस ग्राफ का स्लोप जो है वो नियत है, कांस्टेंट है। रेज योर हैंड्स। फाइन, परफेक्ट। अच्छा, ये ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है? ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो क्योंकि ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए c बराबर 0 हो गया ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c वो पॉइंट होता है जहां से आपका ग्राफ शुरू होता है। तो आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? 0 से, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब इसके लिए इक्वेशन बनाओगे तो y एक्सिस की जगह कौन है? v है, तो y एक्सिस की जगह है v। स्लोप क्या है? पॉजिटिव k। x की जगह कौन है? टाइम t, प्लस c कितना है? 0। तो क्या इक्वेशन आ गई इसकी? v इज इक्वल टू के टी। ये इक्वेशन आ गई इस ग्राफ की, मतलब वस्तु के वेग की इक्वेशन क्या आ गई? v इज इक्वल टू के टी आ गई। अच्छा, अब आपको कौन सा ग्राफ बनाना है? अब आपको 80 ग्राफ बनाना है। तो 80 ग्राफ के लिए क्या करेंगे? अभी हमारे पास v की इक्वेशन आई है, अगर हमारे पास a की इक्वेशन आ जाए तो हम 80 ग्राफ ऐसे बना लेंगे। तो हम a की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। a बराबर क्या होता है? dv बाई डी टी। v की जगह रख देंगे के टी, के बाहर आ जाएगा डी टी बाई डी टी, ये हो जाएगा 1। तो a इज इक्वल टू आ गया k, मतलब एक कांस्टेंट। मतलब त्वरण कितना आ गया? कांस्टेंट। क्या a टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं सर, a टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर a टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, a फिक्स है, तो 80 ग्राफ कैसा बनेगा? टाइम कुछ भी हो, a की वैल्यू फिक्स है और कितनी है? k के बराबर है। तो इस ग्राफ का 80 ग्राफ ऐसा बनेगा। ये पहला ग्राफ आपने समझा। रेज योर हैंड्स। क्लियर हो गया? अब सेकंड ग्राफ की तरफ चलते हैं। सेकंड ग्राफ को आप खुद एनालाइज करो, मैं आपको बना के दे रहा हूं। एनालाइज भी कीजिए और साथ में पता भी लगाइए
कि इसका एटी ग्राफ कैसा बनेगा। चालू हो जाइए। क्या समझ जाएंगे तो जल्दी बना लेंगे, है ना। मैं एक सवाल और करा देता हूँ, उससे आपको फीलिंग आ जाएगी। इस सवाल की कंप्लीट फीलिंग आई है ना आपको, मैथमेटिकल फीलिंग, कंप्लीट मैथमेटिकल फीलिंग आई है, कोई इसमें मिलावट वाली बात तो नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इट्स फाइन यार। अगर नहीं होता है तो ऐसे कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट रहा है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा, क्या ये स्लोप चेंज हो रहा है? नहीं। यहाँ भी थीटा है। क्या ये स्लोप चेंज हो रहा है? नहीं, यहाँ भी थीटा है। सो टेन थीटा इज समथिंग लाइक, स्लोप इज टेन थीटा, ऐसे बोल सकते हैं ना अपन, स्लोप इज टेन थीटा एंड टेन थीटा इज अ कांस्टेंट के। स्लोप फिक्स है। अच्छा दोस्तों, अब ध्यान दो, इधर लिखना नहीं बिल्कुल भी। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, सेकेंड चीज चल रही है अब, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो y की जगह कौन है? v है। x की जगह कौन है? t स्क्वायर है। स्लोप k है। इंटरसेप्ट जीरो है। जीरो है क्यों? क्योंकि ग्राफ जीरो से शुरू हो रहा है। अच्छा, तो ये आ गया v इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई v की। पक्का? अब क्या करना है? अब a चाहिए, तो a कैसे निकलेगा यार? सीधी सी बात है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। dv बाई डी से निकलेगा, तो dv बाई डी टी के टी स्क्वायर, सबको पता है क्या होगा, के बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये हो गया 2kt। ये आ गया a। अब a की इक्वेशन क्या आई है? 2kt। इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो यहां पे प्लस में जीरो आ रहा है, तो c तो जीरो है, ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। x की जगह t है, स्लोप 2k है, तो x की जगह t है, यहां भी t है, सही है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप है, मान लो ये एंगल फाई है, तो जब आप इसका स्लोप निकालोगे, मतलब जब आप टेन फाई निकालोगे, तो वो टेन फाई कितना आएगा? 2k के बराबर आएगा। ये कहानी है ऐसे। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। जो मैथमेटिकल फॉर्म थी उसी से कर दिया। नीट वाले बच्चे परेशान हो सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, एक बार देख लेते हैं। कुछ डाउट आ रहा है पूनम का? हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, बन गया था। बन गया था, क्या बात है, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बढ़िया। चलिए म्यूट कर लीजिए। विशु कुछ पूछना है? सर ऊपर वाले इक्वेशन में भी तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पे टी जीरो आ रहा है। इसको करेंगे ए टी ग्राफ ये वाला ए इज इक्वल टू के जो लिखे हैं, हाँ, तो इसको किससे ऊपर वाला इसको किससे कंपेयर करना चाह रहे हो आप? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x कहाँ है बेटा? ठीक, ठीक है। हाँ, चलिए। आप ऐसे देखिए ना, ये कांस्टेंट है, मतलब मान लो a की वैल्यू 2 है ऐसे, तो t पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। मान लो वो कांस्टेंट 2 है, तो a t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप t की कोई भी वैल्यू ले लो विशु, आपको a की वैल्यू 2 ही मिलेगी। ये इसका मतलब है। ठीक है दोस्त, चलो ओके। इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लो, फिर अगला सवाल देता हूँ फटाफट आपको। जल्दी से लिख लो इसको, फिर अगला सवाल दूंगा, उसको खुद करोगे, मतलब मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उसमें, उसको खुद निपटाना है आपको।
चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको मैं Vx ग्राफ बना के दे रहा हूं, Vx ग्राफ, मैं आपको कौन सा ग्राफ बना के दे रहा हूं, Vx ग्राफ बना के दे रहा हूं, और आपसे पूछा हूं Ax ग्राफ। तो मैं आपको Vx ग्राफ बना के दूंगा, Ax ग्राफ आपसे पूछूंगा। ये Vx ग्राफ है। चलिए चालू हो जाइए। हाँ जी, चलो देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मिस्टेक की है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गलती ना की हो। कई बच्चों को लग रही है ऐसी मिस्टेक्स। आराम से किया करो, जल्दीबाजी क्यों करते हो। देखो इस ग्राफ का स्लोप कैसा लिखा जाएगा यार, थीटा तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वही है, तो स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, कांस्टेंट है तो के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। y की जगह कौन है, v है, m की जगह कौन है, k है, x की जगह कौन है, x ही है इस बार, प्लस 0, तो v इज इक्वल टू हो गया kx। ऐसे। अब एक काम करें क्या, अपन एक छोटा सा काम करते हैं। आपको a का एक फॉर्मूला बताया गया था, अगर आपको याद है तो, v dv बाई डी एक्स, यहां पर यह फॉर्मूला लगेगा। आप a बराबर dv बाई डी टी लगा करके सॉल्व नहीं कर सकते, ईशक गलत है, एक सही दूसरा गलत है। आप dv बाई डी टी लगा के सॉल्व नहीं कर सकते इसको, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ दे ही नहीं रखा है। जब वेग और x के बीच में संबंध दे रखा है तो वेग और x के बीच का फॉर्मूला लगाओ, तो a बराबर v dv बाई डी एक्स लगेगा। तो लगाते हैं a बराबर v कितना है, v है kx, ये v हो गया, dv बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ kx, k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, k स्क्वायर x, ये आ गया a। ऐसे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया k स्क्वायर x। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो a की जगह y की जगह a, x की जगह x, यहां पे है, स्लोप कितना है k स्क्वायर, तो इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, k स्क्वायर। मतलब पहली बात तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ऐसा, जो c बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी बात, अगर ये एंगल फाई है तो जब आप स्लोप निकालने जाओगे तो वो स्लोप किसके बराबर होगा, k स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे आपका ग्राफ आएगा। कितनों की उम्मीद से परे था ये, कितनों की उम्मीद से परे था। अब आया समझ में, प्रिंस आ गया समझ में, आ गया ना, अब तो आ गया होगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। अगला सवाल करो, इंटीग्रेशन सही से करना बस, v स्क्वायर एक्स बनाओ, ई स्क्वायर और एक्स के बीच का ग्राफ है। देख लें जी, आ जाइए। हाँ जी, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा सर, स्लोप तो कांस्टेंट ही होगा। काहे कांस्टेंट होगा भाई, दिख तो रहा है सर, स्लोप थीटा चेंज नहीं हो रहा, अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप एकदम कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, y की जगह है v स्क्वायर, स्लोप की जगह है k, x की जगह x ही है, c की जगह है 0, चलेगा ना, यहीं लिख देता हूँ, c की जगह 0 है। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, पूरी इक्वेशन का। मैथमेटिक्स में अपने हिसाब से काम करना पड़ता है कभी कभी। चलिए करते हैं। तो आपको चेन रूल पता है ना, v स्क्वायर में क्या पढ़ने में आ रहा है, पहले v पढ़ने में आ रहा है कि स्क्वायर, v स्क्वायर ऐसा है, तो बाहर से आएंगे, पहले स्क्वायर का होगा, तो v स्क्वायर का होगा 2v,
फिर v का होगा dv बाई dx, इधर k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx बाई dx हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका एक और चीज, ये जो v dv बाई dx है ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन a, तो एक्सेलरेशन a आ गया, ये 1 हो गया, तो एक्सेलरेशन a आ गया k बाई 2, जो कि अपने आप में आ गया कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो आप जब ax ग्राफ बनाओगे तो x कुछ भी हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो a बराबर कितना है, k बाई 2, ऐसा ग्राफ आएगा। कितने बच्चों का सही था भाई? ठीक है, अच्छी बात है, मतलब सीख रहे हैं आप धीरे 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 धीरे, दैट्स अ गुड थिंग। अब हम एक बढ़िया सवाल करते हैं जो बहुत कुछ सिखाएगा। एक वस्तु की गति की समीक्षा करनी है। एक वस्तु की गति की समीक्षा करनी है। ग्राफ दे रखा है अपन को v, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 20, ऊपर वाला पॉइंट है 40, उसके बाद 50, आप बना लो साथ साथ, ये 50 है, और 60 80, ये 60 है, ये 80 है, इस टाइम पर यहाँ पर जो वेग है वो भी 80 है, ठीक है। बस मोशन एनालाइज करना है। ओ ए बी सी डी बना लीजिए, आराम से ट्राई कीजिए कि आप मोशन को एनालाइज कर सकें। मतलब आपको बता रहा है कि वस्तु कैसे गई, कहाँ से चलना शुरू किया, ओ से ए तक कैसा मोशन था, ए से बी तक उसका मोशन कैसा था, बी से सी कैसा था, फिर सी से डी कैसा था। ये आपको एनालाइज करना है और बताना है। सोचो, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। मतलब मैं सिंपल भाषा में बताऊँ करना क्या है आपको। ये वीटी ग्राफ है, तो आपको हर एक यात्रा के दौरान आपको यात्रा ऐसे देखनी है इसकी। आप ओ से ए की यात्रा को पूरा चेक कीजिए, फिर आप ए से बी की यात्रा को पूरा चेक कीजिए, फिर आप बी से सी तक की यात्रा को पूरा चेक कीजिए, फिर आप सी से डी तक की यात्रा को पूरा चेक कीजिए। क्या क्या निकालेंगे आप निकालेंगे त्वरण, आप निकालेंगे दूरी, आप निकालेंगे विस्थापन, उससे सब आइडिया हो जाएगा। चालू हो जाओ, स्टार्ट। जो सीखा है, जितना सीखा है उससे कर लो, बाकी तो मैं करा ही दूंगा पूरा। आपका एनालिसिस हो गया होगा। अब मैं अपना एनालिसिस देता हूं। मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम का वही होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। कैसे हम एक एक करके मोशन को तोड़ेंगे, मिलकर क्या करते हैं। अब आप लिखना बिल्कुल बंद कर सकते हो, ध्यान देंगे इधर अच्छे से। यार वीटी ग्राफ का, वीटी है ऑब्वियसली बात है ना, वीटी ग्राफ का हमें दे रखा है, मैंने शायद बोल दिया होगा मुंह से वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ हमको दे रखा है,
तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले त्वरण निकालेंगे। वीटी ग्राफ का स्लोप हमको त्वरण देता है और वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल हमको दूरी और विस्थापन दोनों दे सकता है। अगर दूरी चाहिए तो साइन के साथ मत जोड़ो और विस्थापन चाहिए तो साइन के साथ जोड़ दो। याद है सारी कहानी आपको। तो हम वीटी ग्राफ का सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, तो ओ से लेके ए तक का स्लोप निकालते हैं। ये जो एंगल थीटा आएगा यहां पर, उस थीटा को चेक करते हैं। तो टेन थीटा कितना होगा, हम ओ से लेके ए तक की बात कर रहे हैं, बताओ टेन थीटा कितना होगा। सर ये 20 है, सॉरी ये 40 है, ये 20 है, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 2। और टेन थीटा बराबर 2 आया है ना, तो ये 2 ही एक्सेलरेशन है। तो ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो स्लोप है वो टेन थीटा है और स्लोप ही एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन ए बराबर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छी बात है, बढ़िया है, और सच में बढ़िया है यार। क्यों, क्योंकि आप देखो ना यहां स्पीड कितनी थी 0, हर सेकंड कितने से बढ़ रही है 2 से, तो 20 सेकंड में स्पीड कितनी हो जानी चाहिए 40। देखो हो तो गई 40, सही तो है। अच्छा कितना चला है, विस्थापन निकालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल निकालो कितना आ रहा है, इसका क्षेत्रफल विस्थापन देगा। क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार 20 ऊंचाई 40, 20 इंटू 40 कितना आ गया 400 मीटर। कितने बच्चों ने यहां तक बिल्कुल सही किया था। अच्छा तो मैं प्लॉट करना शुरू करूं। हमारी जो वस्तु है वो ओ से चलना शुरू करती है, ए तक जाती है। ओ पर जो उसकी चाल है वो 0 मीटर पर सेकंड थी, ए पर जाकर के उसकी चाल 40 मीटर पर सेकंड हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि त्वरण था 2 मीटर पर सेकंड का। यहां टाइम इज इक्वल टू 0 था, यहां टाइम इज इक्वल टू हो गया 20 सेकंड। यहां तक की कहानी हमने पता लगा ली। दूसरा कितना चली, यहां से ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी है 400 मीटर, तो 400 मीटर चल ली। मस्त, ओ से ए तक बिंदास एकदम। ये सवाल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, इस सवाल से सीखना है, क्योंकि एक सवाल से आप ग्राफ के 10 सवाल कर सकते हो। चलो आ जाओ इधर वापस। अब ए से बी चलते हैं मिलकर के। ए से बी चलते हैं तो अपन को ये वाला हिस्सा देखना पड़ेगा, ये ए से बी तक का हिस्सा है। अच्छा इस समय स्लोप कितना है सर, थीटा 0 है, तो टेन थीटा 0 हो गया, टेन थीटा 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। मतलब ए से बी तक कोई त्वरण नहीं है, मतलब वस्तु एक समान चाल से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है। कितने से, 40 से। देखो ना 40 40 40 40 40 40 40, ठीक है। कितना चली, निकालो क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल है वही विस्थापन देगा आपको। तो ए से बी तक का इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालो। आयत है ये, तो आयत का कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 50 है, ये 20 है, तो ये कितना हुआ 30 गुणा ये कितना है 40, 1200 मीटर। तो मैं ये बोल सकता हूं वस्तु ए से लेके बी तक 1200 मीटर चली, परंतु एक वजह की बात है, स्पीड उसकी 40 मीटर पर सेकेंड ही थी, त्वरण 0 था। तो अभी यहां पे भी स्पीड कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड ही होगी। एक और बात देखना कि समय हो गया 50 सेकेंड, मतलब टाइम हो गया यहां पे 50 सेकेंड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को भी? क्या आप सभी बच्चे मेरे साथ कंफर्टेबल रहे ए से बी तक की यात्रा में? आगे बढ़े। अब देखते हैं बी से सी तक की यात्रा। बी से सी तक की यात्रा का पहले स्लोप निकालो, क्योंकि स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप क्या होगा, ये वाला एंगल होगा स्लोप, ये वाला एंगल। अच्छा मतलब अगर मैं इस एंगल को फाई बोलूं, सुनना ध्यान से, इस एंगल को फाई बोलूं तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है। तो ये अगर फाई है तो ये होगा 180 माइनस फाई, ये होगा 180 माइनस फाई। ये 60 से कंफ्यूज मत हो जाना, 60 टाइम को बता रहा है। तुम इधर आ जाओ, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। चलो तो स्लोप के लिए अपन कौन सा एंगल लेते हैं बेटा,
स्लोप के लिए सर एंगल लेते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ में बनता है, तो ये वाला एंगल लेंगे। तो स्लोप के लिए 10 में जो एंगल लगेगा वो कौन सा लगेगा, 180 माइनस फाइव लगेगा। स्लोप के लिए एक्स एक्सिस के साथ में एंगल लेते हैं तो 180 माइनस फाइव लेंगे। 10 180 माइनस फाइव कितना होता है, 10 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का 10 थीटा होता है। तो 10 180 माइनस फाइव कितना होगा, माइनस का 10 फाइव होगा। अच्छा ये फाइव है, अब उसका 10 फाइव निकाल लो, आगे माइनस साइन लगा देना, एक ही बात है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर एंगल 90 से ज्यादा हो तो स्लोप नेगेटिव आता है, या एंगल 90 से ज्यादा है। बेसिक मैथमेटिक्स याद करो, नहीं भी याद है तो कुछ भी याद मत करो, बस ये याद करो कि ये एंगल चाहिए होता है। मैंने इसको 5 बोला तो ये 180 माइनस 5 हुआ, ये एंगल अपने वहां पे पुट किया स्लोप निकालने के लिए। 10 180 माइनस 5 माइनस का 10 फाइव होता है, बस बात खत्म। चलो 10 फाइव कैलकुलेट करते हैं। 10 फाइव ऐसे कैलकुलेट होगा, इस ट्राइंगल से होगा, तो इस ट्राइंगल में करो लंब बटा आधार। लंब कितना है 40, आधार कितना है 60 और 50 के बीच में कितना गैप है 10, तो त्वरण कितना हो गया माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब सॉरी स्क्वायर, मतलब हर सेकंड अब स्पीड कम होगी बेटा कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। हर सेकंड अब स्पीड कम होगी कितने से बेटा, 4 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि त्वरण क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। v पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन में है। जब दोनों अपोजिट साइन में होते हैं तो क्या होता है, जब दोनों अपोजिट साइन में होते हैं तो क्या होता है, स्पीड घटती है। v पॉजिटिव है प्लस a नेगेटिव आ गया, साइन क्या हो गया अलग अलग, तो स्पीड घटेगी। ऐसे मैंने आपको याद करा रखा है ना। हैंड रेस करो, ठीक है। अच्छा यहां स्पीड कितनी थी सर, वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। अब हर सेकंड स्पीड 4 से घट रही है, तो कितने सेकंड में स्पीड 0 हो जाएगी। स्पीड 40 थी, हर सेकंड स्पीड 4 से घट रही है, तो कितने सेकंड में 0 हो जाएगी, 10 सेकंड में 0 हो जाएगी। तो देखो 50 सेकंड पे स्पीड थी 40 और 60 सेकंड पे यहां आ गया पॉइंट 0 पे आ गई। सही तो है, हमारा एनालिसिस एकदम सही है। वस्तु 0 स्पीड तक जाने से पहले कितना चली, चेक कीजिए कितना चली। ये देखो ये कितना है क्षेत्रफल, हाफ इंटू आधार कितना है 10 इंटू ऊंचाई, 200 मीटर चली है। तो वस्तु कितना चली, 200 मीटर चली। मतलब अब वस्तु अपनी स्पीड अगले 10 सेकंड तक, जब टाइम बराबर 60 सेकंड हुआ तो वस्तु की स्पीड 0 हो जाती है, क्योंकि त्वरण है माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां आकर के स्पीड 0 हो जाती है। ये डायरेक्शन कौन सी चल रही है, अभी तक पॉजिटिव चल रही है। अब यहां देखो आप, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, v भी पॉजिटिव था, सेम साइन था, स्पीड बढ़ रही थी। यहां पे v पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन है, स्पीड घट रही है। ये लॉजिक होता है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, c से d की बात करते हैं। c से d में अपन स्लोप निकालेंगे तो ये वाला एंगल आएगा। ये वाला एंगल कितना बोल सकते हैं अपन, ये वाला एंगल अपन बोल सकते हैं माइनस का अल्फा। गधा है वो बच्चा जिसने अल्फा लिया हो या फिर कुछ प्लस में वैल्यू ले ली हो। मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ा रखा है, नीचे वाले एंगल माइनस, ऊपर वाले एंगल पॉजिटिव, है ना। तो अल्फा क्यों लिया, तो वो थीटा ले चुके, फाई ले चुके, तो अल्फा ले लिया। तुम्हारा मन करे बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। बस ये बोल रहा हूं कि एंगल नेगेटिव होगा। अच्छा स्लोप कैसे लिखेंगे, स्लोप होगा 10 माइनस अल्फा। 10 माइनस अल्फा क्या होता है, क्या होता है 10 माइनस अल्फा, माइनस का 10 अल्फा होता है। अच्छा ग्राफ में 10 अल्फा निकालना जरा, ये हो जाएगा लंब 80, आधार कितना है 80 में 60 गया 20, तो ये हो गया 80 बटा 20 कितना 4 मीटर पर सेकंड, किसमें माइनस में। त्वरण कितना है 4 मीटर पर सेकंड माइनस में। स्पीड बढ़ेगी घटेगी, जो सोच रहा है घटेगी वो गधा है। बताऊं क्यों, इसके ऊपर वेग कैसा था पॉजिटिव, इसके नीचे वेग कैसा हो गया है नेगेटिव। मतलब वस्तु ने इस पॉइंट पर आकर के ओ ए बी सी, इस पर आकर के यू टर्न ले लिया है, टर्न ले लिया है वस्तु ने ऐसे। आपने सामने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखी थी,
अब वस्तु अगर टर्न लेके चलेगी तो आपकी वेग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ग्राफ कहां बनना शुरू हो जाएगा, ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा नेगेटिव में, इसलिए ग्राफ नेगेटिव में बनना शुरू हो गया है। अगर वस्तु टर्न नहीं लेती बेटा, अगर वस्तु टर्न नहीं लेती और यहीं से आगे बढ़ती तो पता है ग्राफ कैसा बनता, ग्राफ फिर ऐसे जाता पॉजिटिव में ही। पर ग्राफ के माइनस में जाने का मतलब है वस्तु ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। हेलो, समझे, सब समझ गए? अच्छा, अब बताओ वस्तु का वेग किस दिशा में, माइनस में, इधर इधर। अच्छा, त्वरण किस तरफ, त्वरण भी इधर ही है। अब दोनों सेम साइन पे, जब दोनों सेम साइन पे होते हैं तो क्या होता है, जब दोनों सेम साइन के होते हैं तो क्या होता है, जब दोनों सेम साइन के होते हैं तो वे स्पीड बढ़ती है। तो अब ये माइनस का 4 सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हर सेकेंड स्पीड 4 से बढ़ाएगा। तो यहां से यहां तक कितना समय है, 20 का समय है। तो 20 सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी, अभी 0 थी, हर सेकंड 4 से बढ़ रही है, तो 20 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 80। किस तरफ, इस तरफ। इसलिए आप देखो अगले 20 सेकंड में स्पीड हो गई 80 माइनस में। तो अगले सेकंड में, अगले टाइम में ये वस्तु ऐसे चल रही होगी, और जब टाइम बराबर 80 सेकंड होगा, मतलब अगले 20 सेकंड में, तो ये वस्तु की स्पीड कितनी हो चुकी होगी, 80 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी, वस्तु इधर जा रही है, ऐसा है। अच्छा जी, कितना चली थी इधर, 200 मीटर। क्या मैंने 200 मीटर लिख दिया था, नहीं लिखा था, 200 मीटर चली थी। हाँ, अब कितना चली है, इसमें कितना चली देखो, इस तरफ कितना चली, तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार 80 माइनस 60 20, ऊंचाई 80, ये चली 800 मीटर, ये चली 800 मीटर। अब आपको दूरी कैलकुलेट करनी है तो सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, 400 मीटर प्लस 1200 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 800 मीटर, सारे क्षेत्रफल बिना साइन के जोड़ दो। ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल A1, ये क्षेत्रफल A2, ये क्षेत्रफल A3, ये क्षेत्रफल A4, बिना साइन के जोड़ दो तो दूरी आ जाएगी। विस्थापन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, साइन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो विस्थापन चाहिए, तो विस्थापन कैसे आएगा, विस्थापन चाहिए तो 400 प्लस 1200 प्लस 200 माइनस 800 करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल नेगेटिव है, ऐसे। प्योर फिजिक्स है, कोई मिलावट नहीं है इसमें, ये एकदम प्योर फिजिक्स है। हमें गलती हुई हमसे, हम सवालों को मतलब सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, इट्स फाइन। समझ में आ गया ना आप लोगों के, स्टेप बाय स्टेप। एक बार वापस से समझ लें, हल्का सा, है ना, एक बार वापस से ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्या था बेटा, आप सबसे पहले ये देखें कि ये पॉजिटिव पोर्शन है ग्राफ का, ये नेगेटिव पोर्शन है। वेलोसिटी जब पॉजिटिव है मतलब वस्तु किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, जब वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब वस्तु ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। ये हमारे समझ में आता है? एक मिनट, चलो देखो, तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब समझ में आया आपको। अब फोकस करो, आपको कुछ नहीं करना, यहां से यहां तक आप गए, पहले स्लोप निकालो। स्लोप निकाला, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। एक्सेलेरेशन स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव। जब v और a सेम साइन के होते हैं तो स्पीड बढ़ती है, तो वस्तु की स्पीड बढ़ेगी। हर सेकंड कितने से बढ़ेगी, 2 से। इसलिए 0 से 20 सेकंड में स्पीड कितनी हो गई, 40। सही तो है। फिर वस्तु कितना चली, उसके लिए आपको 0 से लेके 20 तक का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकाला 400, तो इसका मतलब वस्तु 0 से 20 तक कितना चली, 400 चली। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वस्तु की स्पीड 0 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड। सिंपल। फिर हमने देखा कि a से b तक क्या हुआ। जब आप a से b तक की बात करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि a से b तक स्लोप 0 है। देखो ना, यहाँ पे एंगल कितना है इस एक्सिस के साथ, 0 डिग्री, तो tan 0 0 होता है। स्लोप 0 है मतलब a 0 है। a के 0 होने का मतलब है वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। जितना वेग a पर था उतना ही वेग थ्रू आउट बना रहेगा b तक। तो a पर वेग 40 था, b पर भी वेग 40 है, देख लो आप। अच्छा,
40 मीटर पर सेकंड के वेग से वस्तु कितना चली, ये भी तो मायने रखता है। तो 40 मीटर पर सेकंड के वेग से वस्तु कितना चली वो चेक करने के लिए आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये क्षेत्रफल निकाला तो आंसर आ गया 1200 मीटर। मतलब वस्तु ए से लेके बी तक 40 मीटर पर सेकंड की फिक्स स्पीड से 1200 मीटर चल ली, एक्सेलरेशन 0 है। परफेक्ट। अच्छा, अब अपन ने इस ग्राफ की बात की तो यहां पर जो ग्राफ आ रहा है उसके लिए एंगल 90 से बड़ा आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आएगा। तो स्लोप निकाला तो स्लोप आया -4। अब देखो v पॉजिटिव है, भले ही v घट रहा है पर है v पॉजिटिव। ग्राफ अभी इससे ऊपर है ना, तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। एक्सेलरेशन के माइनस होने का मतलब है और वेलोसिटी के प्लस होने का मतलब है दोनों अपोजिट साइन में है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं किसी को भी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब स्पीड घटेगी, ऐसा नहीं होता, गलत बात। एक्सेलरेशन और v अगर अपोजिट साइन के हैं तो स्पीड घटती है, यही कंफ्यूजन हो सकता है बस, और कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक में होगा नहीं। यहां पर a नेगेटिव है, स्पीड घट रही है, इसके आगे भी a नेगेटिव है, स्पीड बढ़ रही है। ऐसा क्यों? बच्चा यही दुखी होता है। मैंने आपको समझा दिया, अगर a और v सेम डायरेक्शन में है मतलब सेम साइन में है, चाहे ऐसे हो, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, स्पीड बढ़ती है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड घटती है। जब मैंने लिखवाया था, इस पॉइंट को नोट करवाया था, तो आपको बताया था कि ये बहुत काम आएगा आपके, इसको याद रखना है ना। अच्छा, तो ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव होने का मतलब है ए नेगेटिव, उससे मतलब नहीं है, फिर बोल रहा हूं। वी चेक करो, वी तो प्लस है, ए माइनस है, स्पीड घटेगी हर सेकंड 4 से घटेगी। तो 40 से 0 होने में 20 सेकंड लगेंगे, सॉरी 10 सेकंड लगेंगे। तो ये देखो आप 10 सेकंड के अंदर स्पीड 0 हो गई। स्पीड 0 होती है और वस्तु कितना चली 200 मीटर। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वस्तु 200 मीटर चली और स्पीड 0 हो गई। अब अगर स्पीड 0 होने के बाद वस्तु सेम डायरेक्शन में आगे जाती तो ये ग्राफ पॉजिटिव में उठता, पर ये ग्राफ पॉजिटिव में नहीं उठा, ये ग्राफ नेगेटिव में गया। मतलब वेग की डायरेक्शन उल्टी हुई है, रिवर्स हुई है। तो वेग की डायरेक्शन रिवर्स हुई है, वस्तु ने आपके टर्न लिया है, टर्न लेते ही वेग नेगेटिव हो गया। अब आपने चेक किया तो चेक करने पर स्लोप भी नेगेटिव आया। तो ए भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, मतलब दोनों इस तरफ है, ए भी इस तरफ है, वी भी इस तरफ है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, जब दोनों सेम साइन के होते हैं तो स्पीड के साथ क्या होता है, वो बढ़ती है। तो हर सेकंड स्पीड बढ़ेगी, और कितने से बढ़ेगी, क्योंकि 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण है तो हर सेकंड स्पीड 4 से बढ़ेगी। आपने कितना समय दिया है, आपने समय दिया है 20 सेकंड का, तो 20 सेकंड में स्पीड 4 से बढ़कर के 80 हो जाएगी। तो ये देखो आप स्पीड आ रही है 80। अच्छा, ऐसे कितना चली, तो ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, 800 मीटर चली। अब अगर आपको विस्थापन चाहिए तो ये वाला क्षेत्रफल पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, साइन के साथ जोड़ना पड़ेगा। आपको दूरी चाहिए तो चारों को आपको जोड़ना है, साइन की परवाह नहीं करनी है। ऐसे आप किसी ग्राफ को एनालाइज कर सकते हो। है सवाल अपने आप में एक, बट सिखा बहुत कुछ जाता है अगर ढंग से सीखते हैं तो। आई होप इट्स क्लियर। पक्का? अब बना लो अच्छे से, ठीक है। मेहनत करो, मेहनत, रिवीजन करो, सवाल लगाओ। क्लासरूम एग्जाम्पल्स बहुत बेहतरीन है, अगर इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे तो बहुत काम आएगा आगे। ठीक है बेटा, तो दैट वाज योर क्वेश्चन। ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बस एक क्लास कर लूँगा मैं इस चैप्टर की, जिसमें आपको थोड़ा सा गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, एक आध क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे और भी हैं, वो सारे क्वेश्चंस बताने हैं। तो इस टाइप का रहेगा। बाकी ऑलमोस्ट चैप्टर मतलब आप मान सकते हो कि फिनिश्ड है। एक क्लास और लगेगी कल, और फिर आपको इस चैप्टर के सारे सवाल सीबी के लगाने होंगे। सीबी के एग्ज़ाम क्रैकर, एक्सपीरियंस बिल्डर, ये कंप्लीट सॉल्यूशंस अपलोड हो चुके हैं एप्लीकेशन पे। लर्नर एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश करना, एक्सपीरियंस बिल्डर एग्जाम क्रैकर को सीक्वेंस में करने की कोशिश करना, फिर आपका एक आध टेस्ट लेंगे। राइट, कुछ बोलना है विशु? हाँ सर 2 क्लास पुरानी प्रॉब्लम है, पूछ सकता हूँ? बोलो।
सर जब वस्तु ऊपर जाती है तो ग्रेविटी का स्पीड कम होती है, ठीक। जब वस्तु नीचे आती है तो ग्रेविटी का वस्तु की स्पीड बढ़ती है। तो लॉजिकली ऊपर जाने में ज्यादा समय लगना चाहिए और नीचे आने में कम, तो दोनों समय बराबर क्यों हो गई? लॉजिकली, लॉजिक तो गलत लगाया मुन्ना, लॉजिक ही तो गलत लगाया है मुन्ना, और क्या गलती करी है। सुनिए, चलिए हमें एक बात बताइए, तुम एक्सेलरेशन को समझे नहीं ठीक से। यहां से मैंने वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, और एक्सेलरेशन, चलो ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा ज़्यादा फेंकते हैं इसको, मान लो 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, और एक्सेलरेशन नीचे है जी के बराबर माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने ऊपर वाली वैल्यू बोली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। विशु एक बात बताओ, कितने टाइम में इसका वेग जीरो हो जाएगा ऊपर जाने के बाद? हर सेकंड, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, हर सेकंड वेग 10 से कम होगा। 10 मीटर पर सेकंड कम। हाँ, हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से कम होगा, तो कितने सेकंड में जीरो हो जाएगा? 8वें या 9वें शायद निकालना पड़ेगा। बेटा एक बात 10 बताओ, सेकंड। हाँ, हर सेकंड अगर 10 से कम हो रहा है तो 10 सेकंड में जीरो हो जाएगा ना, तो ये अपनी अधिकतम ऊंचाई तक कितनी देर में पहुंच जाएगा? 10 सेकंड में। अच्छा, अब v कितना हो चुका है? 0। जब ये नीचे आएगा तो कितनी देर में इसकी स्पीड 100 हो जाएगी वापस? क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो अब ये नीचे आ रहा है, v की वैल्यू नेगेटिव, v का साइन नेगेटिव है, a भी नेगेटिव है, सेम साइन है, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अब ये बताओ कि कितने समय में स्पीड वापस 100 हो जाएगी? 10 सेकंड में। बस, सेम है। त्वरण जब सेम होता है ना, वो भेदभाव नहीं करता। ऊपर जाने वाले व्यक्ति की स्पीड वो जितना 1 सेकंड में कम कर रहा है, नीचे आने वाले की स्पीड 1 सेकंड में उतनी ही बढ़ा भी तो रहा है। धोखा त्वरण नहीं करता, धोखा वायुमंडल कर देता है कभी कभी। आप जब ऊपर फेंक रहे हो, मान लो हवा ऊपर की है, हवा नीचे की है, प्रतिरोध है, उन सबसे गड़बड़ होती है। कायदे से तो एक मच्छर को और एक हाथी को निर्वात में एक साथ फेंका जाए तो दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे, पता है आपको? एक हाथी को और एक मच्छर को अगर निर्वात में ऐसे छोड़ेंगे ना तो दोनों एक टाइम में नीचे आएंगे। क्यों? त्वरण, त्वरण तो जी है ना। असल में ऐसा क्यों नहीं होता? वायु का प्रतिरोध, उससे गड़बड़ होती है। डन? विशु ठीक है? ओके। हाँ प्रवीण। हेलो सर। बोलो। सर जो मूल कॉन्सेप्ट है उसमें जो रिएक्शन वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। रिएक्शन वाले क्वेश्चन करना मत अभी कुछ भी, रस समीकरण में 2 में पढ़ेंगे अपन रिएक्शंस, अभी नहीं करना। मोल कंसेप्ट में मैंने आपको देखो, वैसे तो क्या है ना, मोल कंसेप्ट और एक चैप्टर आता है फिजिक्स के अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हो ही नहीं सकते कभी भी। क्यों? फर्स्ट चैप्टर के अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशन आप पढ़ रहे हो, उसमें फिजिक्स की सारी भौतिक राशियां आती हैं, फर्स्ट बुक की, सेकंड बुक की, 11th की, 12th की, सबकी राशियां आती हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन मैं जेई के अंदर सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा के देख लिया, बच्चे हल्के फुल्के सवाल तो कर लेते हैं, पर जब जैसे शांता आता है, आपका प्रत्यास्थता गुणांक जैसे वर्ड आते हैं, बच्चे का पढ़ा हुआ होता नहीं है, फिर वो वहां पे दिक्कत पाता है। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट कर रहे हो, वहां पे मान लो KClO3 की रिएक्शन आ गई, KMnO4 की रिएक्शन आ गई, वो आपने पढ़ी नहीं है, फिर आप सवाल बनेंगे नहीं। तो मोल कंसेप्ट जो बेसिक्स है उनको ऊपर से आपने ओवरव्यू कर लिया, हाँ रिएक्शंस के सवाल के लिए वेट करो। एक बार जब पी ब्लॉक वगैरह पढ़ लेंगे, रिएक्शंस पढ़ लेंगे, फिर लगा लेना, बन जाएंगे, हाँ है ना? ठीक है जी, ओके। हाँ, और कोई? युवराज? बोलो।
सर मुझे कैप्सूल बुक नहीं आई अभी तक। हाँ क्या? कैप्सूल कैप्सूल बुक नहीं आई सर मेरी अभी तक। मैंने 8 अप्रैल को कर दिया था। कब किया था? सर 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को। तो फिर आपको ट्रैकिंग आईडी मिल गई? नो सर, सर कुछ नहीं मिला सर। पर्सनल एड्रेस लिखवा दिया था? सर 8 अप्रैल को ही लिखवा रहे। पर्सनल मैसेज के ऊपर मेरे को आपका नंबर भेजो जिस नंबर से आपने वो किया था। अभी पर्सनल मैसेज पे ना नंबर भेजो बेटा, चैट बॉक्स में नंबर भेज दो। और कोई बच्चा? फिर मैं अपनी बात बताऊं। सत्या, सर जो गुब्बारे वाला सर क्वेश्चन आप करवाए थे ना, उस पे जाइए ना, उस स्लाइड पे। कौन सा वाला बेटा? गुब्बारे वाला सर पहला क्वेश्चन। ये हाँ सर जहाँ से हम लोग गेंद को छोड़ रहे हैं सर, ऊपर एक क्यों मिनट फेंक बेटा। रहे हैं? नीचे ना। हेलो, बोलो बोलो। सर सर आपने गेंद को सर नीचे ना छोड़ा है, तो सर आपने ऊपर डायग्राम बनाया है। अच्छा, ये ऊपर क्यों दिखाया है ऐसा? हम्म ओ, सही सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो सुनो, अगर ये वस्तु है, ये आगे जा रही है, ये वस्तु है, ये नीचे जा रही है, ये वस्तु है, ये ऊपर जा रही है ना? ये वस्तु है, यस सर। ये पीछे जा रही है। सुनना ध्यान से, जब अपन इस वस्तु से ड्रॉप करेंगे किसी को भी, तो जिस डायरेक्शन में ये चल रही थी ना, वेग उस डायरेक्शन में मिल जाएगा उसको, केवल वेग, त्वरण नहीं। अगर ये नीचे जा रही थी, इससे आप कुछ छोड़ोगे तो उसको नीचे की तरफ वेग प्राप्त हो जाएगा। ये ऊपर जा रही थी, इससे आप किसी को छोड़ोगे तो उसको ऊपर की तरफ वेग प्राप्त हो जाएगा। ये इधर जा रहा है, इससे आप किसी को छोड़ोगे तो उसको इधर की तरफ वेग प्राप्त हो जाएगा। ऐसा है, त्वरण नहीं, वेग। तो गुब्बारा कहाँ जा रहा था? ऊपर, है ना? गुब्बारा जा रहा था ऊपर, अपन ने छोड़ा गुब्बारे में से किसी को, गुब्बारे में से छोड़ा तो गुब्बारा क्योंकि ऊपर जा रहा था तो ऊपर वाला वेग इसको मिल गया झटके से। पर अगले जस्ट अगले सेकंड में ही पृथ्वी ने अपना काम शुरू कर दिया और उसको ऐसे बुला लिया नीचे। ये है सर तो मैंने क्या किया था ना सर, सर जहाँ से हमने बॉल को छोड़ा था सर, उसको सर हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। एक जहाँ से बॉल छोड़ रहे हैं और एक जहाँ से गुब्बारा उड़ रहा है। तो बॉल छोड़ के हम सर मिनट, एक सेकेंड टाइम निकाल दिए, और उतना टाइम पे हम लोग दोनों में कोई अंतराल नहीं है। तो अगर समय अंतराल लगा के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों में कोई समय अंतराल नहीं है। बॉल का छूटना गुब्बारे से अलग होकर के ये एक ही स्थिति है। क्योंकि बेटा देखो, आप ऐसे समझो इसको, जैसे ये अलग हुआ अगले सेकंड इसकी ये वाली यात्रा स्टार्ट हो गई, गुब्बारे की ऊपर जाने वाली यात्रा स्टार्ट हो गई। मतलब मैं आपको अपने हाथ से समझाने की कोशिश करूं तो जैसे अलग हुआ, ऐसे देखना, ये दोनों ऐसे थे, जैसे अलग हुआ ये यात्रा हुई है। समझे? दोनों ऐसे थे, जैसे अलग हुआ इसने अपनी ये वाली यात्रा की, उसने वो यात्रा की, तो अगले ही सेकंड से दोनों सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। तो बीच में कोई गैप नहीं है उसमें। कोई गैप नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ, ये बात सही है कि तुम इस यात्रा में जो करना चाहो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका टाइम निकालने के लिए तुम्हारे पास बतेरे ऑप्शंस है। तुम पहले यहां से यहां तक का समय निकालो, फिर तुम यहां से यहां तक का समय निकालो, उसको जोड़ो, चाहे ये कंप्लीट समय निकालो। ये एक अलग सवाल हो गया। ये सवाल तो अपन ने कल किया था ना, ये सवाल अपन ने कल किया था। गुब्बारे को बाहर में जान दो, ये सवाल तो किया था अपन ने कल कि 100 मीटर की हाइट से फेंका। आपको जैसे करना है करो, टाइम निकालना है आपको तो, कि बॉल कितने टाइम में नीचे आई। जितने टाइम में बॉल नीचे आई ना, उतने टाइम में गुब्बारा भी ऊपर गया है। ऐसा है। डन है?
अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हम लोग इस चैप्टर को काइनेमेटिक्स को फिनिश कर देंगे। एएसएल पे 12 मई से अटल 2.0 और आशा 26 वापस से स्टार्ट हो रहा है। 2-3 अनाउंसमेंट से फटाफट सुन लो। एक तो आशा 26 स्टार्ट हो रहा है वापस से बेसिक मैथमेटिक्स से, और अटल बैच स्टार्ट हो रहा है अटल 2.0। इन बैचेस के स्टार्ट होने से आपकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी क्लासेस जैसे कंटिन्यू चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। आपको वापस से बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा। आशा बैच के बच्चों के ऊपर मुझे ऐसा करना पड़ गया था, रीजन ये था कि काइनेमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स को अगर वो वापस एक बार पढ़ लेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। बट अब ऐसा नहीं है कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो जिन्हें आशा बैच था तो अटल के साथ में एक बार रीस्टार्ट कर दिया था उनका। अब आप लोगों को अपने इसी रास्ते को फॉलो करते हुए चलना है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ही लेट हो गए थे तो वो एक अलग से क्लास होगी, आप चाहें तो उसमें आके बैठ सकते हैं। पर अगेन आई एम सेइंग उसमें मैं बिल्कुल स्लो रहूंगा। बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल आराम से पढ़ाई जाएगी, बिकॉज वो फर्स्ट बच्चे हैं। तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि तो हमें आता है। अगर आता है तो आपको क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आशा बैच के बच्चे को जो इस बैच में दोबारा पढ़ चुका है उसको तो आना ही नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वहां पे काइनेमेटिक्स में आपका मन करे तो आप आ सकते हो, बेसिक मैथ्स में तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या फिर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, आपने लेट ज्वाइन किया है, तो आप इस बैच के अंदर आ सकते हो। परंतु एट द सेम टाइम आपको कोशिश करनी है कि आप अपने इस बैच की क्लासेस को डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि ये क्लासेस भी आपको साथ साथ अटेंड करते हुए चलनी है। एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको और दे रहा हूं जो आ गई है आपके पास ऐसे ही। एएसएल पे एक सेशन ब्रेक होता है, मतलब एक सेशन से दूसरे सेशन में ब्रेक होता है। वो ब्रेक आपका है 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक। अब इस ब्रेक को कैसे यूज करना है, आशा बैच के बच्चे और फोर्स बैच के बच्चे तो घूमने जाएंगे, अटल बैच के बच्चों को इसको कैसे यूज करना है वो देख लो। आपको इस ब्रेक को यूज करना, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो बेसिक मैथमेटिक्स और काइनेमेटिक्स फिनिश करेंगे, कोई भी बैकलॉग रहना नहीं चाहिए। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो इस तरीके से फिनिश करेंगे। अगर आपने लेट ज्वाइन नहीं किया है, आपने एकदम टाइम पे ज्वाइन किया था, तो सीबी सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स की। सर काइनेमेटिक्स की सीबी भी सॉल्व कर ली हमने, तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के जो लेक्चर्स हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के लगभग 6 से 7 लेक्चर्स होंगे, वो 6 से 7 लेक्चर्स आप देख करके रखेंगे पहले से ही, सो दैट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा सवाल करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। आते ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से ही स्टार्ट करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो देख करके रख लेना, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह है कि आप काइनेमेटिक्स की पूरी सीबी सॉल्व कर लो। काइनेमेटिक्स की सीबी में बहुत सारे सवाल हैं। काइनेमेटिक्स की सीबी करने का मतलब हो गया इसके सॉल्यूशन भी आपके पास है, एग्जाम क्रैकर और एक्सपीरियंस बिल्डर के सॉल्यूशन दे दिए गए हैं। लर्नर के सॉल्यूशन मैंने जानकर के मना किया था कि मत दो इनको, ताकि लर्नर के सॉल्यूशन ये खुद करें। फिर भी लर्नर के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड जल्दी हो जाएंगे। कोशिश करना लर्नर आपसे खुद से हो जाए। एग्जाम क्रैकर, एक्सपीरियंस बिल्डर फिनिश करके रखना है किसी भी हालत में। सिमिलरली इन केमिस्ट्री आपका रहेगा। कल भी आपकी क्लास होगी, परसों भी आपकी क्लास होगी, संडे को भी हम क्लास लेंगे। कल की क्लास में हम आपका ये टॉपिक फिनिश करेंगे और हो सकता है परसों हम केमिस्ट्री का टॉपिक फिनिश करें, परमाणु संरचना का टॉपिक जो चल रहा है, राइट। तो समय का सदुपयोग करना है अटल बैच के बच्चों को। आशा वाले बच्चे कहीं जाना चाहते हैं, अपने घूमने फिरने जाना चाहते हैं, 3-4 दिन के लिए जा सकते हैं। आपका कोई बैकलॉग है उसको फिनिश कर सकते हैं। अटल बैच के बच्चों को तो समय बर्बाद करना ही नहीं है। और आशा बैच का बच्चा भी अगर समय यूज करना चाहता है तो मैंने ऑप्शंस बता दिए कि आप कैसे कैसे टाइम को यूज कर सकते हो। ओके, और कोई डाउट है किसी को? युवांग कुछ बोलना है? तो सर सब क्लियर है। ठीक है। और NIOS बोर्ड का हम जल्दी ही वीडियो डालेंगे, अभी उस पर काम चल रहा है। कौन कौन से बच्चे अपने शहर के आसपास रहते हैं, मतलब शहर में रह, शहर से रीच पास पास ही है, गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है? लगभग सभी ना। देखो NIOS बोर्ड के लिए क्या करना होता है, आपको साल भर स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती है। आपको लास्ट में जाना होता है 6 या 7 दिन के लिए एग्जाम देने के लिए, 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिकल और बाकी 5-6 जो एग्जाम होते हैं वो देने होते हैं। आप लोगों को जो बच्चे NIOS बोर्ड से फॉर्म फिल करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री रफ्तार का एक्सेस दे देंगे आपको। तो आपका जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में आप रफ्तार से बैठ करके अपनी पढ़ाई कर पाओगे, जो NIOS बोर्ड लेगा केवल उसको, सो दैट आप रफ्तार से अपनी पढ़ाई कर सको और आराम से अपना एग्जाम दे सको।
इस तरीके से आपको करना रहेगा। तो परेशान नहीं होना है, एनआईएस बोर्ड से आराम से आपका काम बन जाएगा। अपनी जेई की प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं होने देना है। वैसे भी लेस देन 75% मार्क्स से आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो जो आपने सोचा था, ठाना था, उसी चीज़ पे आगे बढ़ो। पक्का? ठीक है, चलो बाकी बातें कल करेंगे। ये सवाल की प्रैक्टिस करके रखना। शगुन, लास्ट आपका डाउट ले रहे हैं, बोलो। सर सर कल आपने क्लासरूम एग्जाम्पल करवाए थे, तो आपने उसमें बताया था कि उड्डयन काल निकालो, है ना? तो उसमें सर आपने अलग मेथड से किया था, तो क्या हम इसे फॉर्मूले से नहीं कर सकते? फॉर्मूला उड्डयन काल का कौन सा वाला फॉर्मूले की बात कर रहे हो आप? प्रोजेक्टाइल के जो कल करवाया था। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस केस मैच करना पड़ेगा, केस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मैंने आपको इसके लिए तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं था। मतलब अगर आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है ना, म्यूट कर लो बेटा, यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है, दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा आपको। पहले यहाँ से यहाँ तक का अलग फॉर्मूला लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग फॉर्मूला लगेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर वैसे करना चाहते हो तो ठीक है, बट अगर इंडिविजुअल फॉर्मूले के बारे में करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो बाकी बातें कल करेंगे फिर। ओके, बाय बाय।